मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने अपने पिछले लेक्चर में विशेषण पढ़ा था, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा। जिसमें हमने विशेषण के दो भेद कर लिए थे, पहला गुणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लें एक बार कि जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। और दूसरा हमने देखा संख्यावाचक, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम जाने कि परिमाणवाचक क्या होता है। परिमाण क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है माप तौल। समझ में आया? परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है माप तौल। मतलब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा हम देखें क्या हो गई। इसकी परिभाषा है परिभाषा है इसकी, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप संबंधी विशेषता का बोध होता है। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मापतौल संबंधी विशेषता का पता चलता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उदाहरण है इसके, से पहला देखिए हम, मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। समझ में आया? तो इसमें 1.25 मीटर, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इसको हम नापते हैं या मापते हैं, तो ये कौन सी होगी इसकी परिमाणवाचक विशेषता। मतलब मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये कपड़ा है, इसको 1.25 मीटर चाहिए, तो इसको मापेंगे ना 1.25 मीटर के लिए, तो ये क्या हो गया, माप तौल संबंधी, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही और देखें हम, मैंने 2 किलो चावल खरीदे। समझ में आ गया? 2 किलो इसमें क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। तो मतलब इनसे क्या
क्या पता लग रहा है कि माप तौल संबंधी विशेषता, कपड़ा चाहिए कितना 1.25 मीटर और चावल चाहिए 2 किलो। तो ये क्या हो गए, मतलब इसमें माप रहे हैं या फिर तोल रहे हैं, तो ये हो गए परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि उसके दो भी होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। हम देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, अब पहला कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया, मतलब जिसमें निश्चितता का बोध तो हो गए निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें निश्चित ना हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हो गए, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला है हमारा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो निश्चित, इसकी पहले की परिभाषा देखते हैं हम। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं हम। तो इसकी परिभाषा हो गई, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया कि वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या फिर मापतौल, मतलब निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके उदाहरण देखें हम, कौन कौन से इसके उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, अब पहला जैसे हमने देखा था कि हमने देखा था उसमें एग्जाम्पल, मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। राम ने 5 किलो आलू खरीदे।
खरीदे। दुकानदार ने 250 ग्राम जीरा दिया। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। और देखें हम, मैं शनिवार के दिन 1 लीटर तेल दान करती हूँ। और इसका देखिए, मैंने 2 किलो चावल खरीदे। समझ में आ गया? अब ये जो एग्जाम्पल है वो देखिए हम, पहला मिलेगा कि मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसमें कपड़ा कितना हो गया? 1.25 मीटर, मतलब इसकी निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, निश्चित माप का बोध हो रहा है, कितना चाहिए? 1.25 मीटर। दूसरे में देखना हमने, राम ने 5 किलो आलू खरीदे। आलू है कितने खरीदे? 5 किलो। तो ये किसका बोध करवा रहा है? निश्चित तौल का, कि कितना आलू चाहिए? 5 किलो। दुकानदार ने 250 ग्राम जीरा दिया, तो ये भी निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। मैं शनिवार के दिन 1 लीटर तेल दान करती हूँ, तो ये भी निश्चितता का बोध करवा रहा है। मैंने 2 किलो चावल खरीदे, ये भी निश्चितता का बोध करवा रहा है। इसमें 1.25 मीटर, पहले में क्या हो गया? 1.25 मीटर, दूसरे में 5 किलो, तीसरे में 250 ग्राम, चौथे में 1 लीटर, पांचवे में 2 किलो। मतलब इन सब में क्या हो रहा है? निश्चित माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया? तो हमने पहला देखा, इसके 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो पहला हमने पढ़ा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वो क्या होता है कि वे शब्द जो निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं अथवा निश्चित माप तौल का बोध करवाते हैं, वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। अब दूसरा देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो दूसरा हमारा जो भेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे विशेषण वे शब्द जो किसी शब्द की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल संबंधी विशेषता का बोध नहीं कराते, वो होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जिनमें निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं होता कि हमें कितना चाहिए। जैसे इसकी परिभाषा हम देखें, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया कि जो निश्चित परिमाणवाचक मतलब निश्चित मात्रा मापतौल का बोध नहीं कराते, वो होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
जैसे इस उदाहरण देखें हम, उदाहरण पहला है हमारा, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। दूसरा देखिए हम, चाय में थोड़ी चीनी डालना। तीसरा देखिए, रंजना के लिए अधिक भोजन रखना। चौथा देखें, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। मेरे पास थोड़े चावल बचे हैं। अब देखो इस पे, पहला है मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। अब इसमें जो कपड़ा है वो कितना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब इसकी निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं हो रहा। थोड़ा सा मतलब कितना भी हो सकता है। दूसरा है चाय में थोड़ी चीनी डालना, थोड़ी, इसमें भी क्या हो रहा है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा। रंजना के लिए अधिक भोजन रखना, कितना भोजन रखना, अधिक, अब वो कितना है उसकी भी निश्चित मात्रा का बोध हमें नहीं हो रहा। आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, तो ज्यादा, ये भी क्या हो रहा है, इसमें निश्चित का बोध नहीं हो रहा। मेरे पास थोड़े चावल बचे हैं, थोड़े हैं, कितने हैं ये भी नहीं मालूम। तो ये जो शब्द है थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक, ज्यादा, थोड़े, तो ये किसका बोध करवा रहे हैं, अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। मतलब कितना, कितनी मापतौल है, कितनी मात्रा है, वो हमें बोध नहीं, उसका हमें बोध नहीं हो रहा। तो ये हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया? तो हमने पहला पढ़ा, अभी तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो वो हमने क्या पढ़ा कि वे शब्द जो कि किसी संख्या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि वे विशेषण शब्द जो कि किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का अथवा निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और जो किसी वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का अथवा निश्चित मापतौल का बोध नहीं कराते हैं वो होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको उदाहरण हमने देख लिए। अब जो चौथा हमारा भेद है वो हम देखते हैं, वो कौन सा है। अब चौथा हमारा भेद है वो हम देखते हैं कौन सा है। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले आते हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और जो आज हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, उसमें क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर
वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। दूसरा लेते हैं तुम्हारी बहन की घड़ी खराब हो गई। वह बच्चा रो रहा है। कोई भिखारी खड़ा है। अब इसमें देखिए हम कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह किसके लिए आया है? संज्ञा शब्द के लिए, मतलब संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। दूसरे में तुम्हारी बहन की घड़ी खराब हो गई, तो तुम्हारी किसके लिए आया है? बहन के लिए, तो ये भी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसमें है कौन सा? इसमें वह। क्यों? क्योंकि यह संज्ञा से पहले आ रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है। चौथे में क्या है? कोई भिखारी खड़ा है, तो कोई इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो सारे सर्वनाम शब्द हैं, यह, तुम्हारी, वह, कोई, ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा शब्दों से पहले आ रहे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गए सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखें कुछ अंतर की सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। कुछ एग्जाम्पल देखें हम सर्वनाम के भी। जैसे मैं कल घर हूँ। दूसरा तुम अभी घर आओ। तीसरा लेते हम वह रो रहा है। चौथा हम घूमने जा रहे हैं। अब देखिए हम इसमें मैं कल घर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किसका बोध करवा रहा है? सर्वनाम का बोध करा रहा है, मतलब इस संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये किसका बोध करवा रहा है? सर्वनाम का। और यहाँ हमने देखा कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह किसके लिए आया है? मतलब ये संज्ञा से पहले आया है, तो ये सार्वनाम विशेषण हो गया। और यहाँ ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। दूसरा देखिए तुम अभी घर आओ, तो तुम यहाँ पे किसका बोध करवा रहा है? संज्ञा का बोध करवा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह रो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, तो वह हम ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। तो ये अंतर होता है सार्वनामिक और सर्वनाम में। इसमें क्या होता है कि सार्वनामिक शब्द होते हैं, मतलब विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा से पहले आते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो समझ में आ गया? इस तरह से हमने देखा कि सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। तो आज हमने परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण पढ़ लिया। अब इससे कुछ उदाहरण हम देख लें एक बार कि कौन सा विशेषण कौन सा है। अब जैसे हम देखें पहला उदाहरण,
यह पुस्तक पढ़ने लायक है। दूसरा देखिए, यह कहाँ से ले आए। अब इसमें दोनों ये है, पता करना है कि यह इसमें सार्वनामिक कौन सा है और यह सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पे यह जो है वो क्या है, यह पुस्तक पढ़ने लायक है। यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, पुस्तक के लिए, मतलब संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक। और दूसरा यह कहाँ से ले आए, यह मतलब संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के स्थान पे कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। ऐसे ही दूसरा तीसरा देखिए हम, मेरे घर पूजा है और मेरे लिए क्या लाए। समझ में आया, दोनों में मेरे है। अब इसमें मेरे सार्वनाम कौन सा है और सर्वनाम कौन सा है। मेरे घर पूजा है, मेरे किसके लिए आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, मतलब घर के लिए आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक। और मेरे लिए क्या लाए, मेरे मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो गया सर्वनाम शब्द। ठीक है, एक और देख ले, वह पुस्तक उठा ला और वह वहीं रख दो। समझ में आया। और वह पुस्तक उठा ला, वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, पुस्तक के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक। और वह वहीं रख दो, वह मतलब संज्ञा के लिए हो रहा है, तो ये हो गया सर्वनाम। इस तरह से देख लिया कि हमारे सामने यदि संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, सार्वनामिक शब्द है और सर्वनाम शब्द है, तो हम कैसे पता करें कि सार्वनामिक कौन सा है और सर्वनाम कौन सा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप आज का आपका होमवर्क यही है कि परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और उदाहरण अपनी फेयर नोटबुक में करें। धन्यवाद।